जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के सिलेबस को कंप्लीट तौर पर पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस वैसे होंगे जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इतिहास के 5 क्वेश्चन, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन, भूगोल के 5 क्वेश्चन, संविधान और स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 10 सवाल, विज्ञान के 5 क्वेश्चन और डीआई के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, यहाँ तक के हिंदी गद्यांश भी होगा और इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे। तो जैसा आपका पेपर इस बार आएगा, सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आप सभी लोग इन सवालों को देखिएगा और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक अच्छा स्कोर कार्ड प्राप्त करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। कह रहा बिल्कुल मैंने शून्य से स्टार्ट किया, बेसिक से बिल्कुल शिखर तक आपको लेकर चलूंगा। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पर जैन धर्म को अपनाया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अगर आपका जवाब यहाँ पर गुप्त काल है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के ये संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर दंती दुर्ग की जब बात करें तो यही राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद, इसमें किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो देखिए, यहाँ पर किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? ये अलबरूनी की पुस्तक है और इस पुस्तक में भारतीय दर्शन के बारे में बताया गया, भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में भी बताया गया है, गणित और खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया गया। तो इनमें से ये सभी बात की जानकारी दी गई है। आंसर आपका डी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो कमल और रोटी आपको बता देना है। यहाँ पर आपका शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट में, जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये 1893 ईस्वी में किया गया था, सितंबर महीना था, 1893 का वर्ष था जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था। अगला कह रहा है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? मुझे बताइए। तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपका जवाब राजा राम मोहन राय के साथ है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, आपको लॉर्ड वेलेस्ली का नाम बता देना है, यानी कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने पर प्रशासन का यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली इनके द्वारा किया गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो श्रीमती एनी बेसेंट को नहीं, स्नेहलता वाडेकर को नहीं, यहाँ मैडम भिकाजी रुस्तम-कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो उत्तर से दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3214 किलोमीटर ये भारत की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण। उसके बाद क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? यानी कि अगर मैं बात करूं भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो कहूँगा राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। इसलिए आपका जो यहाँ पर विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। ये क्रम याद रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद भारत के भौगोलिक मानचित्र को किसने तैयार किया था? मुझे बताइए। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया गया था। नहीं, यहाँ पर आपका जो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण नहीं, ये भारतीय सर्वेक्षण आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको भारतीय सर्वेक्षण बताना। उसके बाद किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? वो वर्ष यहाँ पर 2008 था, जब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? मुझे बताइए। 1949 में ये बनकर तैयार हुआ था। डेट थी 26 नवंबर, यानी कि भारत का संविधान पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, डेट मुझे बताइए, वर्ष मुझे बताइए। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं आप लोगों का किसको पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा, देश का सबसे लंबा
लिखित संविधान किस देश का है? तो मैं कहूँगा अपने देश भारत का बिल्कुल लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मैं कहूँगा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में किस बात का जिक्र किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ही जिक्र किया गया है। अगला कह रहा है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें लोकसभा की, तो यहाँ पर इसको पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है और इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब लोकसभा का नेता कौन होता, मुझे बता दीजिए। लोकसभा का नेता यहाँ पर राष्ट्रपति को कहा जाता है या प्रधानमंत्री को कहा जाता है, दोनों में से एक आंसर होगा। अब कह रहा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पद का प्रावधान होता है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का जिक्र यहाँ पर कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 52 में जिक्र किया गया है। एक और अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचक मंडल के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुन सकते हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, तो यही तो होते हैं निर्वाचक मंडल के सदस्य। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है अर्थशास्त्र के 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन कई बार आपसे पूछा गया, एडम स्मिथ का ये कथन है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये आपका बिहार राज्य में है। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति की आय सबसे कम है। अगला देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो कृषि पर किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये उद्योग पर फोकस किया गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, ये किस शहर में स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। मुंबई यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मुंबई में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, अगर इस रूल्स की बात करें तो ये E बराबर mc², यही तो आपका सूत्र हो जाएगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र ये आपका हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर कहाँ पर आएगा? एक आप लोग ऑप्शन नंबर बी में बना लीजिए 2, यानी कि अगला क्वेश्चन किसी वस्तु की आगे पीछे या आगे पीछे या पीछे आगे की गति को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या आप लोग यहाँ पर आक्षेप कहते हैं, आक्षेप नहीं, आवेग, स्विमिंग भी नहीं, इसको कंपन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ साइंस के क्वेश्चन कह रहे हैं। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अभी करंट अवेयर के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के पूरे 10 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद रीजनिंग, मैथ, डीआई सब कुछ यहाँ पर साथियों होगा। उसके बाद अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को अगर विजिट कर रहे हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये समझ लीजिए आपकी कंप्लीट तैयारी A to Z इस चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है और बिल्कुल निःशुल्क तैयारी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर, मेरा मानना है कि निःशुल्क में यहाँ पर इतनी अच्छी तैयारी करवाऊँ कि जितने लोग भी पेड कोर्स चलवा रहे हैं, पैसे लेकर पढ़ा रहे हैं, उन सब को इस बार फेल कर दिया जाएगा। ऐसा कंटेंट दूंगा आपको और यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा, मेहनत के साथ पढ़ाऊँगा। मुझे पता है मेहनत मुझे करना होगा और मैं करता भी हूँ, तभी आपके हाथ में एक अच्छा स्कोर कार्ड होगा। जब आपका अच्छा स्कोर कार्ड आएगा तब आप यूपी के आगामी भर्ती में बैठेंगे, परीक्षा देंगे। तो सबसे पहला काम यही है कि सबसे अच्छे और पूरी मेहनत के साथ यूपी SSC पेड के पेपर को साथियों पास करिए आप लोग। अब अभी समय है, आप लोग सुधर जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। जितनी भी स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हमारे चैनल पर आए सभी की क्लासेस को देखिए। निम्न में से यहाँ पर देखिए क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत बल की अगर बात करें तो ये ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करता है, यानी विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करता है, ये चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। बाकी यहाँ पर ये विद्युत मोटर करता है, विद्युत घंटी करता है, विद्युत पंखा करता है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। किसने अष्टक सिद्धांत दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके द्वारा ही अष्टक सिद्धांत दिया गया था। ग्राफीन क्या है? ये कार्बन का एक अपर रूप है, ग्राफीन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य है? तो घूमर ये आपका राजस्थान में किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद याओ सांग उत्सव
जो है आपका त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है याओसाओ त्योहार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा भारत के किस भाग में जैन धर्म का बिरवाड़ा मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर जैन धर्म का बिरवाड़ा मंदिर दिलवाड़ा सॉरी ये माउंट आबू में स्थित है। अगला देखिए, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना इसमें से कौन सा है, तो ग्वालियर घराना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यही हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। अगला, डेनमार्क की राजधानी क्या नाम क्या है, तो कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी। उसके बाद गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो क्या मथुरा, कानपुर, आगरा, कोठा, तो मैं कहूँगा कानपुर जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, नहीं लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है, तो कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ पैलेस के नाम से मैसूर जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते जाएंगे। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और धार देना चाहते हैं और इस रण क्षेत्र में अगर आप कूद पड़े हैं, तो इस रण क्षेत्र को आपको क्या फतेह भी करना होगा। और क्योंकि आधी अधूरी क्लास, आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाना खतरनाक साथियों साबित हो सकता है, इसलिए जो भी आपको ज्ञान मिलने वाला इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखना है, तभी आपका लेवल अच्छा हो पाएगा। अब गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो ये है तो गुजरात में, लेकिन ये गुजरात में कहाँ पर है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो गुजरात के किस जिले में आपसे कुल मिलाकर के पूछा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी या यूनिटी है, तो ये आपका नदी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन अगर आपसे ज़िला पूछा जाए तब भी आपको नर्मदा बताना है, क्योंकि ये नर्मदा ज़िले यानी गुजरात में एक ज़िला नर्मदा भी है, वहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनिटी स्थित है नर्मदा किनारे के। राष्ट्रीय मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, गुड़गांव में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। एक आत्मकथा है अनब्रेकेबल, ये भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है, तो ये मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। जो आपकी ये आत्मकथा है ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता, तो हाल फिलहाल में सुहानी शाह के द्वारा बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता है। ये वही सुहानी शाह हैं जो चेहरा देखकर बता देती हैं आपके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना ये कहाँ स्टार्ट होगी, तो ये झारखंड में स्टार्ट होंगी। झारखंड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया गया, तो यहाँ पर आपको अमेरिका यहाँ पर काम किया है, जीनियस अधिनियम अमेरिका की सरकार ने। उसके बाद देखिए, मुरली श्री शंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद रतन थियम 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये अभिनेता थे, ये अभिनेता थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद किसने सहकारी क्षेत्र में यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की स्टार्ट की, तो मैं कहूँगा अपने देश भारत ने अनाज भंडार की योजना की स्टार्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की यानी कैबिनेट मंत्री ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% पर यहाँ पर छूट दी है। अब साथियों, मैं आपको अभी जो है यूपी की करंट अफेयर भी करवाऊंगा। यहाँ पर यूपी की करंट अफेयर करवाने वाला हूँ, जो यूपी 888 पेट में इंडिया की करंट अफेयर तो आएगी, लेकिन ये यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी की करंट अफेयर आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जो करंट अफेयर की वीडियो मिस मत करिएगा। चलिए
तो यहाँ पर इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना बड़ा किया है? तो पदक विजेताओं को यहाँ पर नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर यहाँ पर 7 कर दिया है। कितना किया है? 7 किया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? तो ये विश्वरूपी राय चौधरी के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद यहाँ पर FID शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश यहाँ पर भारत करेगा FIDE शतरंज विश्व कप की मेजबानी। उसके बाद 5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हिंदी के। कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वैसे लिखा जाएगा। उसके बाद रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव, देशज या यहाँ पर ये कैसा? ये संकर शब्द है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है यहाँ पर दिए गए, यानी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन हुए, 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब अगली बात करें तो यहाँ पर अब आपसे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 16 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 40 है, तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है? ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछी जा रही है। अब यहाँ पर 4 से यहाँ पर 16 हुआ तो मैं कहूँगा यहाँ पर 12 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया? 16 से 24 हुआ तो 16 से 40, यानी कि ये आपका कितना? 24, यानी कि ये इसका डबल है, यानी 12 का डबल 24। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसका डबल यानी कि 24 का डबल यानी कि 48 यहाँ पर आएगा। तो 40 और 48 कितने होते हैं साथियों? 88 होते हैं। क्या ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राहुल राजा का भाई है। तो इसमें जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे आप करते जाइए। राहुल ये राज का भाई है, ठीक है। राहुल की जब मैं बात करता हूँ ये राज के भाई हैं, और राहुल राज का भाई है। मैं कह रहा हूँ राधा रमन की बहन है। अब राज राधा का पुत्र है, यानी राज जो है, ये राजा जो है, ये दोनों ही राधा के पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। और राज राधा का पुत्र है, तो राधा की मम्मी या राज की मम्मी कौन होगी? राधा हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ कह रहा कि राधा रमन की बहन है। राधा रमन की बहन है, ठीक है। राधा और यहाँ पर रमन की बहन है, और ये दोनों उसके पुत्र हैं। अब कह रहा राहुल का राधा से क्या संबंध है? यानी कि राहुल राधा क्या कहेंगी? राहुल को तो ये तो अपना पुत्र कहेंगी, यानी कि पुत्र होगा। कुल मिलाकर के पुत्र कह लो या बेटा कह लो, ऑप्शन नंबर डी में जिनका आंसर हो जाता है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच संबंधों को उस अच्छी तरीके से दर्शाता है। छात्र, इंटर्न, ठीक है, अनुसंधानकर्ता। अब मान लीजिए ये क्या हो गया? ये आपके छात्र हो गए। तो कुल छात्र आपके इंटर्न भी हो सकते हैं, कुछ छात्र आपके अनुसंधानकर्ता भी हो सकते हैं, और कुछ छात्र अनुसंधानकर्ता इंटर्न छात्र भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा आरेख आपका कहाँ पर बना है? ऑप्शन नंबर डी में बना है, और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CKVDLW उसके बाद MEX। तो आपको बताना है अगले कॉन्सेप्ट में कौन से 3 लेटर आएंगे। तो C के बाद D के बाद E, और यहाँ पर E के बाद F आ जाना चाहिए। K के बाद L M और यहाँ पर N आना चाहिए। VWX यानी यहाँ पर Y आना चाहिए। तो ये कहीं ऑप्शन में FNY ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए, यानी कि जैसे होता है ना ABCD ऐसे करके, ये पूरा कहाँ तक? ये Z तक 26 लेटर हो जाते हैं। बाईं ओर से यानी इस तरफ से दाईं ओर, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हुए यहाँ पर 14वें वर्ड यहाँ पर क्या हो जाता है? 14वां वर्ड आपका हो जाता है M, ठीक है। तो 14वें वर्ण के दाईं पांचवा, यानी कि 14वें वर्ण के दाएं पांचवा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19वां हो जाएगा, और 19 पर S आता है। तो 14वें वर्ण के दाईं ओर यहाँ पर पांचवा वर्ड S हो जाएगा। S क्या ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर C वाले में है, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अगला देखिए कह रहा है अब मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। पूरे 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के लिए, और इन 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और तरीके से देखिएगा। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। 2:9 है, यानी कि एक को मिले हैं 9 और एक को मिले हैं यहाँ पर 2। इनके अनुपात में वो मत मिले हैं, वो वोट मिले हैं 2 प्रत्याशी को, यानी कि जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो जाहिर सी बात है यही प्रत्याशी होगा। जीते हुए प्रत्याशी को यहाँ पर 9,84,321 वोट मिले हैं, ठीक है। तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या होगी? अब डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या होगी, यानी कि जब 9x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9x की वैल्यू यहाँ पर 9,84,321। अच्छा, टोटल मत पता है कितने डालेंगे, 9x प्लस 2x यानी कि 11x मत डालेंगे। तो 9x की वैल्यू आपको पता है 9,84,321 है, तो 11x की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके लिए हमें निकालना होगा x की वैल्यू, यानी 9,84,321 बटे यहाँ पर ये 9 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर कट करते हैं तो यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 एकम 9 और 9 एकम 9। अब 2 नंबर हम एक साथ काटते हैं, उसके बाद 2 नंबर एक साथ काटना पड़ता तो हम 0 बढ़ा लेते हैं। 9 9 81 हो जाएगा, 3 बचेगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बचेगा, ये यहाँ पर 62 हो जाएगा। 9 5 45, 9 6 54 और 54, ये फिर 62, 8 बचेगा, फिर 81, 9 9 81, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया है, 10 93 69 आ चुका है। 10 93 69 आ चुका है। तो अब साथियों कुछ नहीं, अब यहाँ पर अगर 11x की वैल्यू करें तो यहाँ पर 11x की वैल्यू आप लोग इसको करवा लीजिए, यानी इसकी गुणा 11 से करवा लीजिए। तो 11 से इसकी गुणा करवाओगे तो पता कैसे आएगा, 2 बार आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर 10 93 69, तो वही यहाँ पर आ जाएगा 10 93 69। इसको प्लस कर दीजिए, 9 आ गया, 15 आ गया और 10 आ गया और 4 आ गया और 1 आ गया और 1 आ गया। तो 11,94,000, ये 5 कहाँ 59 कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 सेकंड लिखिए, यानी कि 10 93 69, 10 93 69, 9 लग गया, 9 6 15 हो गया, यानी ये आपका कितना 10, ठीक है, यानी 10, ये आपका यहाँ पर 13 आएगा। 1 सेकंड रुक लीजिए, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपका कितना आया, एक बार अगर इसकी बात करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 12 और 1 13, और ये आपका फिर से 10 और ये आपका 2, यानी कि ये आपका कुल मिलाकर के आएगा 12,03,059 आपका आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि एक फॉर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 है। अगर पुरुष 4 हैं तो 4:5 में, अगर पुरुष 4 हैं तो महिलाएं 5 हैं। अब कह रहा फॉर्म में पुरुषों की संख्या में 20% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो अब फॉर्म के पुरुष और महिला के कुल सदस्यों के नए सदस्यों का अनुपात, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। मान लेते हैं यहाँ पर ये 4 है, यानी कि इसमें 80% की वृद्धि की, तो ये तो 180/100 हो जाएगा। और महिलाओं का अनुपात है 5, तो इसमें 7% की वृद्धि करना, तो यहाँ पर 160/100। तो इसका नया अनुपात निकालना, नया अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर 2 0 से 2 0, यानी इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 8 16 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 चक्कू आपका 36 हो जाएगा और यहाँ पर 8 पंचे 40, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 से अगर कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, ये 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 20 और कट करेंगे, 2 9 18, 2 दहम 10, 9:10 आ गया। तो नया अनुपात यहाँ पर 9:10 आ गया। नया अनुपात आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप लोग देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग उसका 4 से 5 से 6 से और 8 से पूर्णतः विभाजित हो सके। तो ये आपसे पूछी जा रही। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको 4 का, 5 का और 6 का और 8 का एलसीएम मालूम करना होता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा आकर के आएगा, इसको अगर हम 2 से
कट करते हैं। तो 2 से कट करें तो ये आपका 2, 5, 3, 4, फिर 2 से कट करेंगे तो यानी ऐसे कट करके तुम्हारा एलसीएम निकलता चला जाएगा। आप लोग देखते रहिए। फिर 5 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 दूना 4 या 5, 2 तियां 6, 2 चक्कू यानी कि ऐसे 2 पंचे यानी कि ऐसे 3 आ गया, 2 दूना 4। तो यानी कि अब कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि यहाँ पर 120 हो गया। अब अगर नंबर क्या था, नंबर की अगर बात करें तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसकी भाग आप लोग करवा लीजिए। 4707 की भाग 120 से करवाओगे तो यहाँ पर आपका अगर आएगा, इसकी भाग जब करवाओगे तो 12 तियां लगाएंगे, 12 तियां आपका आएगा, 12 तियां 36, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा, तियां लगाएंगे 360 और यहाँ पर 7 बचेगा और ये 11, यानी 1107 आ गया। तो 12 कम 12, ये आपका 12 चौक 48, 12 छंग यानी कि ये आपका 12 नौया कितना हो जाएगा। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से। यहाँ पर 120 की साथियों अगर आप 9 से करोगे, यानी कि 12 नौया 108 होता है, 120 की गुणा यहाँ पर 9 से अगर करोगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर 1080 आएंगे। अब इसको माइनस करोगे 1080 में से, यानी जब इसको, यानी कि ये आपका कुल मिलाकर अगर 120 की गुणा हम लोग 39 से करके ना 40 से करें तो यहाँ पर आपका जो वो संख्या है वो 4, 5, 6, 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। फिर कितना प्लस किया गया है वो भी मुझे एक बार बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आपकी 12 की गुणा यहाँ पर अगर 40 से करते हैं तो यहाँ पर 120 की गुणा 40 से करें तो यहाँ पर 4800 आएगा। तो 4800, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर एक छोटी सी छोटी संख्या बताइए जो 4707 में जोड़ दी जाए। तो 4700 यहाँ पर 7 में जोड़ दी जाए और वो योग यहाँ पर 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो जाए तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई। तो देखिए ना, यहाँ पर 3 और 9, यहाँ पर 93 नंबर की बढ़ोतरी हुई। तो छोटी की छोटी से छोटी संख्या 93 हुई जो 4707 में जोड़ी गई। फिर वो संख्या 4 से 5 से 6 से 7 से विभाजित हो रही है। तो 93 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर देखिए, आपसे कहा जा रहा है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 रुपये है। उसने एक वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 5% की हानि पर उसको बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना हुआ, ये आपसे कुल मिलाकर के पूछा जा रहा। फटाफट देखिए और आप लोग हमें बताइए यहाँ पर राइट आंसर। अब 3000 रुपये की उसने पहली चीज़ खरीदी और उस पर उसने 10% का लाभ दिया। तो यहाँ पर मूल्य इतना है, यानी ए पर उसने 10% का लाभ दिया तो इसको 110% पर उसने क्या बेचा है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर उसकी दूसरी मूल्य थी 3000 की और इस पर उसकी हानि हुई 5% की। 5% यानी कि ये आपका लाभ हुआ, हानि नहीं हुई, यानी 105% में उसने बेची होगी। तो इसको आप लोग देखिए ज़रा, 2 जीरो से ये 2 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, यानी 11 तियां आपका 33 आ जाएगा, यानी 3300 यहाँ पर आएगा। और 105 की गुणा यहाँ पर 30 से करवाते हैं तो यहाँ पर 3 पच्चे 15, 3 एकम 3, यानी कि 3150 हो जाएगा। 3150 यहाँ पर आ गया। तो टोटल यहाँ पर 0, 5, 4 और 6, यानी 6450 रुपये यहाँ पर आ गया। तो आपको टोटल यहाँ पर दोनों चीज़ों को कितने में खरीदें, दोनों वस्तु 3-3 हज़ार रुपये की खरीदी, यानी टोटल दोनों वस्तु 6000 रुपये की खरीदी और बेच रहे हो 6450 रुपये में। तो साफ साफ 450 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बस इसी को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 से करिए। नीचे क्रय मूल्य यहाँ पर 6000 था, 6000 लिख दिया। तो इस 3 जीरो में, यानी 3 जीरो ये कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद इस 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब इसको कट करवा लेते हैं, इसको कट करा लेते हैं। देखिए ये आपका कितना बचा, 6 कम 6 बच जाएगा, 6 छंग 36, 6 सते 42 आपका बच गया। पॉइंट लगाया, जो 3 बचेगा उसको 0, 6 पंचे 30, यानी कि 7.5% आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो अब साथियों यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन आ चुके हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इन सवालों को भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या है इन सवालों में। ये आपके क्वेश्चन में आएंगे यूपी 8080 क्वेश्चन में, इसलिए आपकी इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी कि यहाँ पर मकान को बनाने में किए गए व्यय का आपको डिग्री में विवरण बताना है। जैसे कि आपको पता है ये पूरा सर्किल आपका 360 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे, यानी कि
जो बात करते हैं तो 54 डिग्री जो है ये निरीक्षण पर खर्चा किया गया है और टोटल राशि दी गई यहाँ पर 6 लाख खर्च की गई है। तो इस मकान यानी कि यहाँ पर 54 डिग्री स्पार पर, ईंटें डिग्री 54, सीमेंट पर 72, मजदूरी पर 90 डिग्री और लकड़ी पर 90 डिग्री। तो अब आपसे पूछा गया है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि बताइए। तो सीमेंट यानी कि सीमेंट के जो व्यय यानी कि ये आपका 72 डिग्री खर्च किया गया है। टोटल रुपया कितना, 6 लाख रुपये खर्च किया गया है। यानी कि 6 लाख का आपको 72 डिग्री बताना है क्या होगा। तो हम क्या करते थे 72%, यानी कि वहाँ पर हम क्या करते थे 6 लाख का अगर 72% निकालते थे तो नीचे 100 निकालते, लेकिन यहाँ पर 360 वाला मामला है तो हमें 6 लाख का 72 डिग्री की अगर बात करें तो नीचे हर बार 360 डिग्री लिखना होगा। इसको कैलकुलेट करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सीमेंट पर कितना खर्च हुआ। ईंटों पर निकालना है तो 72 की जगह पर 54, इस्पात का निकालना हो या लकड़ी का निकालना तो 72 की जगह पर 90 रख देना। अब इसको कैलकुलेट करते 6 जीरो 0, 36 कम 36, 36 दूना 72, 6 दूनी 12 यानी कि 4 जीरो यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 1,20,20,000 आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मजदूरी की मद पर दर पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर व्यय की गई धनराशि से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर दो का निकालना है, मजदूरी और निरीक्षण, यानी कि मजदूरी और निरीक्षण, तो मजदूरी पर इतनी है और निरीक्षण पर इतनी है, तो कितनी एक्स्ट्रा है अभी निकाल लीजिए। यानी कि 90 से साथियों अगर 54 घटाते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये 8 और 3 यानी कि 36 डिग्री का मान आप लोग निकाल लीजिए। तो आपका 6 लाख हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और इसका 36 डिग्री हमें निकालना है और नीचे क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो 36 से कम 36 ये कटेगा, तो यानी कि 0 से 0 ये कैंसिल, ये आपका 60,000 आंसर आ गया। यानी कि उस सवाल का राइट आंसर 60,000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिए गद्यांश। गद्यांश से संबंधित यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे से गद्यांश को पढ़िए और आंसर आप लोग बताइए। कह रहा बालक पार्क में क्या करने आए थे, घूमने फिरने, छुट्टी मांगने, महात्मा गांधी जी से मिलने, मिलजुल कर खेलने। इसका जवाब देना। बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा। बालकों जी ने महात्मा जी को उपदेश देने के लिए क्यों कहा, और महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोच्चतम साधन क्या बताया, और महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। एक बार गद्यांश को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे, वहां एक महात्मा जी आए। हम सब ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट बैठे ही थे और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए, सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी जी बोले कि बालकों आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। महात्मा जी बोले, सब गुणों को भली भांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसके बिना हमारा ज्ञान शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाता है। बालक पार्क में क्या करने आए थे, तो आपसे पूछा जा रहा है घूमने फिरने, छुट्टी मांगने तो नहीं, महात्मा जी से मिलने आए थे, वो भी अचानक से मिल गए थे, मिलजुल कर खेलने आए थे। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालक पार्क में मिलजुल कर खेलने आए थे। महात्मा जी को अपना परिचय दिया था बालकों ने, सबसे उपयुक्त परिचय सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा या अपने अपने विद्यालय का नाम बताया होगा, या कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र है, कहा होगा कि हमेशा अच्छी बातें सीखना चाहते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर तो यहाँ पर विद्यालय का नाम कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ माता अगर यहाँ पर परिचय आपका आ जाएगा, यानी कि जो सबसे सटीक आपका जवाब हो जाएगा, अपने माता पिता का नाम बताया होगा परिचय में। अगला क्वेश्चन, बालकों ने महात्मा जी से क्या कहा उपदेश देने में, यानी कि वो क्यों आए। यानी कि यहाँ पर उपदेश देने के शौकीन थे, वे जानते थे कि महात्मा गांधी लोग अच्छी बातें बताते हैं, वो जानते थे कि वे स्वयं अज्ञानी है, तो वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं। राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोच्च साधन क्या बताया, तो यहाँ पर परिश्रम, भक्ति,
प्रश्न पूछना या दिन रात पढ़ना, तो यहाँ पर आप लोग परिश्रम लगाइए। महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बुद्धि है, शक्ति है, वीरता है, चालाकी है। तो यहाँ पर बुद्धि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश के भी लगभग 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो कहेंगे इनकरेक्टली स्प्ले वर्ड बताना है कि कौन सा गलत वर्ड इसमें आपको नज़र आ रहा है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम भी सही है, फ्लॉक भी सही है। फ्लोर की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो फ्लोर कोई वर्ड नहीं होता है, FLOUR होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है आटा। और यहाँ पर कुल मिलाकर के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। तो उसको कैरकास कहा जाता है, एक पशु की लाश ही तो कहेंगे। कैरिकास मतलब होता है कि पशु की लाश, इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर सेलेक्ट द वन वर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। द ब्रांच ऑफ साइंस विच टेल्स विच सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो इसको एक वर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ तो इसको खगोल विज्ञान कहा जाता है, जिसके अंदर स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। राइट आंसर एस्ट्रोनॉमी आपका हो जाता है। अगला देखिए सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं तो आप लोग एक जय हिंद का कमेंट आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना। और उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ UP 8080 पेट वालों के लिए यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप लोग सारे के सारे सेशंस वॉच कर सकते हैं। मेरा मानना है वहाँ से A to Z आपको सारे सेशन देख सकते हैं। तो सब कुछ आपको प्रोवाइड्स हो रहा है, क्लासेस के लिंक भी आपको प्रोवाइड्स होंगे। तो आप आई होप उसको देखेंगे। अगर इस वीडियो की बात करें तो डेली आपको कुछ अच्छा UP 8080 पेट के लिए लेकर आता हूं। अब आपको टॉपिक वर्क पढ़ाऊंगा, जैसे दिवस का टॉपिक है उसकी 100 क्वेश्चन टॉप लेवल के आएगा, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे बट आपके फंस जाएंगे। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो करवा दूं, ऐसे सोच रहा हूँ। अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं। जितनी क्लासेस आपको डेली दी जाएं UP 8080 पेट की, उसको देखिए अच्छी प्रकार से। और यहाँ पर आई होप आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जाते जाते अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।